इसलिए उनको मांस का राक्षस कहा जाता था। लुईस सायर की जो हाइट थी वह 5 फुट 10.5 इंच थी और उस समय जिस समय यह माप लिया गया था उस समय उनका वजन 295 पाउंड यानी कि 117 किलो था। मैंने आपको बताया है कि लुईस सायर का वजन कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था। इसलिए आप यह मत सोचना कि एक बार तो मैंने बोला कि उनका वजन 300 पाउंड था और अब मैं 295 पाउंड बता रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका वजन कम ज़्यादा होता रहता था। वह खाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते थे। तो जिस समय यह मेजरमेंट लिया गया था उस समय उनका वजन 295 पाउंड था। उनकी जो नॉर्मल चेस्ट का जो साइज था वह 59.5 इंच था। जैसे कि प्रोफेसर राममूर्ति की छाती का भी माप 58 या 59 इंच था और उसी तरह से जो लुईस सायर हैं उनकी छाती का माप 59.5 इंच है। उनकी जो कमर है उनकी कमर का माप 47 इंच था। उनकी जो बाइसेप्स है उनकी बाइसेप्स का साइज 22.5 इंच था और जो उनकी अग्रभुजा है यानी कि जो अपर आर्म्स है उसका साइज 19.5 इंच था। उनकी जो थाई है उसका साइज 33 इंच था और उनकी जो काफ है वह 28 इंच है। तो सोचो ये उनका मेजरमेंट था और उनके मेजरमेंट से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह उस समय कितने विशाल रहे होंगे, उनका शरीर कितना हष्ट-पुष्ट रहा होगा। और उनका यह जो शरीर है यह खाना खाने की वजह से तो हष्ट-पुष्ट हो गया, लेकिन जो माता पिता से जो ताकत विरासत में मिली है वह ताकत भी इस शरीर में समाई हुई है। इसीलिए लुईस सायर जो थे वह शक्तिशाली थे और अधिक भोजन खाने की वजह से उनके जो शरीर है उसमें मांस तत्व की अधिकता थी। उनके शरीर में मांस की मात्रा अधिक थी। उस समय जो शक्तिशाली पुरुष होते थे, जितने भी शक्तिशाली पुरुष थे उस समय यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी कि कौन सा व्यक्ति ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है, किसकी भुजाएं ज़्यादा शक्तिशाली हैं, किसकी चेस्ट का साइज ज़्यादा बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें उस समय होती थी कि यदि यह व्यक्ति इतना हष्ट-पुष्ट है तो फिर ताकतवर भी होगा, यदि यह कम हष्ट-पुष्ट है तो फिर कम ताकतवर होगा। उस समय जो लुईस सायर का जो अपर आर्म का जो साइज था वह पेरिस के स्ट्रॉन्गमैन अपोलोन की भुजा से भी ज़्यादा था, क्योंकि ये जो पेरिस का जो स्ट्रॉन्गमैन है अपोलोन यह भी काफ़ी शक्तिशाली पुरुष था, लेकिन इसकी जो अपर आर्म का जो साइज है इसके साइज से भी ज़्यादा लुईस सायर का साइज था। स्टैनलेस जेबेस्को ने कहा था कि जो मेरा अपर आर्म का जो साइज है वह लुईस सायर का जो अपर आर्म है उससे भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वह सिर्फ आधा इंच कम रह गया था। यानी कि जो स्टैनलेस जेबेस्को का जो अपर आर्म का जो साइज था वह लुईस सायर की तुलना में सिर्फ आधा इंच पीछे रह गया था, वरना स्टैनलेस जेबेस्को का जो अपर आर्म का जो साइज था वह लुईस सायर से भी ज़्यादा हो जाता था, सिर्फ आधा इंच का फ़र्क रह गया था। ये जो पुस्तक लिखने वाले जो जॉर्ज एफ जॉबर्ट नाम के जो व्यक्ति हैं वह कहते हैं कि साइज कुछ भी रहा हो, लुईस सायर का साइज हो या फिर अपोलोन का साइज हो या फिर स्टैनलेस जेबेस्को का साइज हो, यह कम ज़्यादा तो होता रहता है, लेकिन उस समय लुईस सायर जो था वह सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुरुष था और ये जितने भी व्यक्ति हैं ये लुईस सायर की तुलना में काफ़ी पीछे थे, क्योंकि सच में जो लुईस सायर है वह स्ट्रॉन्ग मैन थे, उनकी जो ताकत थी वह बहुत ही अधिक थी। इसलिए जॉर्ज एफ जॉबर्ट को ऐसा कहना पड़ा कि यह जो लुईस सायर नाम का व्यक्ति है यह सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अन्य स्ट्रॉन्गमैन तो इसकी तुलना भी नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लुईस सायर है इसकी सबसे बड़ी कमजोरी खाना थी कि वह खाने को देखकर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे और वह ठूस ठूस कर खाना खाया करते थे। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि जो लुईस सायर की जो मृत्यु थी वह ज़्यादा खाना खाने की वजह से ही हुई थी। पुस्तक में बताया गया है कि 1896 में लुईस सायर का सबसे हल्का वजन जो था वह 270 पाउंड था और उस समय वह शिकागो में वह जॉनसन के साथ शक्तिशाली बल प्रदर्शन का मुकाबला भी कर रहे थे। तो इस तरह से जो लुईस सायर थे वह अपने जीवन में आगे प्रगति कर रहे थे
उनको जिस जिस स्ट्रॉन्गमैन के बारे में पता चलता था वह उसके शक्तिशाली बल प्रदर्शन का अनुमान लगाते थे और फिर उसके बाद वह स्वयं को देखते थे कि मुझ में क्या कमी है, मैं अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन में और भी ज़्यादा विकास कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो लुईस सर थे वह जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे थे और वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाह रहे थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि लुईस सर शक्तिशाली पैदा हुए थे, उनके भीतर ताकत थी, लेकिन उन्होंने अभ्यास के द्वारा जो भी उन्होंने अभ्यास करा हो, एक टेक्निक नहीं करी थी उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी व्यायाम प्रणाली नहीं करी थी कि वह उस व्यायाम प्रणाली को कर रहे हैं और फिर जाकर वह और भी ज़्यादा शक्तिशाली बने, बल्कि वह जो भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन में ही अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाते थे। जैसे कि यदि वह डंबल को ओवरहेड लिफ्टिंग वाला शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते हैं तो फिर उस बल प्रदर्शन को करने के पीछे वह इस चीज़ का अभ्यास करते थे। डंबल को बार बार वह कंधे तक उठाते थे, फिर उसको सिर की ऊंचाई तक ले जाना, इसमें फिर धीरे धीरे अपने जो वेट है 1 किलो 2 किलो आधा किलो वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। यानी कि उन्होंने अभ्यास के द्वारा, व्यायाम में अभ्यास के द्वारा वेट को बढ़ाया और उस वेट को धीरे धीरे इतना बढ़ाते गए कि कोई भी अन्य स्ट्रॉन्गमैन उसकी तुलना ही ना कर पाए। अब जैसे कि वह बैक लिफ्ट करते थे तो बैक लिफ्ट में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई व्यायाम प्रणाली नहीं करी थी। मान लो यदि अभी वह 3000 पाउंड की बैकलिफ्ट कर रहे हैं तो फिर उन्होंने यदि सोचा है कि मैं इसको 3500 तक ले जाऊं तो फिर वह अभ्यास करते थे इस चीज़ का और अभ्यास में उस वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाते थे। जैसे जैसे धीरे धीरे वेट बढ़ता था उसकी जो वेट है उसकी क्वांटिटी अपने आप ही बढ़ती जाती थी। अब जब उनका अभ्यास काफ़ी अच्छा हो गया है तो फिर वह ऐसी घोषणा कर देते थे कि मैं इस कॉम्पिटिशन में बैक लिफ्ट से इतना वजन उठाने वाला हूँ, क्योंकि यह सारा जो खेल था यह अभ्यास का था। और जो लुईस सर थे वह बहुत ही इंटेंस वर्कआउट करते थे, यानी कि अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को अंतिम छोर तक ले जाते थे। और अंतिम छोर तक ले जाने का मतलब यही है कि वह व्यायाम के द्वारा अपना अभ्यास ऐसा करते थे जिससे उनकी जो क्षमता है वह धीरे धीरे बढ़ती ही जाए। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ा और लुईस सर ने और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गमैन कंपटीशन में अपने रिकॉर्ड बना डाले। ऐसा होता है कि एक समय होता है कि लुईस सर किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और वहाँ पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि लुईस सर एक विशेष स्थान पर गए और वहाँ पर उन्होंने अकेले ही शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाया और वहाँ पर उन्होंने एक रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। अब जिस व्यक्ति में सामर्थ्य हो वह इस रिकॉर्ड को तोड़ कर दिखाए। यदि उस व्यक्ति ने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया तो फिर वह व्यक्ति शक्तिशाली पुरुष घोषित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से लुईस सर जगह जगह पर जाकर अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन को दिखाते थे और वहाँ पर एक रिकॉर्ड खड़ा कर देते थे। तो एक बार की बात है कि 21 नवंबर 1890 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें उन्होंने 109 पाउंड डंबल को 27 बार उठाया था। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने 109 पाउंड डंबल को, जो डंबल होता है उसका वजन 109 पाउंड था, उस 109 पाउंड डंबल को उन्होंने उठाया और उसको कंधे की सीधी तक ले गए। और उन्होंने इस क्रिया को एक बार नहीं करा, 2 बार नहीं करा, 3 बार नहीं करा, बल्कि उन्होंने लगातार 27 बार इस चीज़ को करके दिखाया था एक ही समय पर। तो ज़रा अब आप खुद सोचो कि आज के समय के जो स्ट्रॉन्गमैन हैं वह डंबल को कंधे तक उठाते हैं और फिर उसको सिर की ऊंचाई तक ले जाते हैं और उसको ज़मीन पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो लुईस सर जो हैं वह इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने 109 पाउंड यानी कि 40-45 किलो वजन रहा होगा उस डंबल का, तो उन्होंने उस 45 किलो के डंबल को 27 बार लगातार उठाया था। एक बार उठाया, फिर उसको दोबारा उठाया, फिर उसको तीसरी बार उठाया, फिर उसको चौथी बार उठाया। तो सोचो उन्होंने इस क्रिया को लगातार 27 बार दोहराया था। और ज़रा उनके स्टेमिना के बारे में सोचो कि उनके भीतर कितना स्टेमिना रहा होगा कि उन्होंने इस
109 पाउंड भारी डंबल को लगातार 27 बार उठाया था। उनकी उस समय विल पावर कितनी रही होगी और उस समय उनका स्टेमिना कितना अधिक रहा होगा, क्योंकि आज के स्ट्रॉन्गमैन तो कंपटीशन में ऐसा करते हैं कि उन्होंने एक स्पेसिफिक वेट को पकड़ा और उसको कंधे तक उठाया और उसको ऊपर तक लेकर गए। वह इस क्रिया को सिर्फ एक बार दोहराते हैं, लेकिन लुइस सायर विशेष थे। उनके भीतर अतुलित बल भरा हुआ था और उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया। और उन्होंने फिर 109 पाउंड के डंबल को बार बार करते हुए उन्होंने लगातार 27 बार उस डंबल को उठाया था। एक बार उठाया, फिर उनकी ताकत कम हुई होगी, फिर दूसरी बार उठाया, फिर उनकी ताकत कम हुई होगी, फिर तीसरी बार उठाया, फिर उनकी ताकत कम हुई होगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार यदि हम उठाने का प्रयास करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारी ताकत कम तो होगी। तो फिर सोचो कि लुइस सायर इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने भीतर इतनी ताकत भर रखी है कि उन्होंने उस ताकत का प्रयोग करते हुए लगातार 27 बार 109 पाउंड भारी डंबल को उठाया था। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि लुइस सायर के भीतर ताकत बहुत ज़्यादा भरी हुई है और उनके भीतर स्टेमिना भी पूरी तरह से भरा हुआ है। यह जो सब कुछ वह कर पा रहे हैं, यह अपने अभ्यास की वजह से ही कर पा रहे हैं। यदि हम भी अभ्यास करेंगे, लगातार राममूर्ति व्यायाम में अतुलित ताकत लगाएंगे, बार बार थकेंगे, तो फिर ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। क्योंकि सारी बात जो है वह इच्छा शक्ति की है और व्यायाम में प्रयोग की जाने वाली ताकत की है। यदि हम जितना इंटेंस वर्कआउट रखेंगे, एक इंटेंस वर्कआउट वह होता है जिसमें हम कोई भी उल्टा सीधा वर्कआउट लंबे समय तक कर रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और पसीना निरंतर बहा जा रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ शरीर की हानि होती है, जो आजकल सच में हो भी रहा है। मैं लोगों को देखता हूँ कि वे 5-5, 6-6 हज़ार दंड लगा ही रहे हैं और निरंतर पसीना भी बहा रहे हैं। इससे होने वाला कुछ नहीं है, इससे सिर्फ स्टेमिना में वृद्धि होती है। लेकिन जो सच में ताकत होती है वह उस ताकत से वंचित रह जाते हैं। उनको यदि बताया भी जाए कि राममूर्ति व्यायाम से ताकत मिलेगी, लेकिन वह इतनी छोटी सी बात उनके दिमाग में भरती नहीं है और वह उल्टे सीधे व्यायाम को निरंतर 3-3, 4-4 घंटे तक करते रहते हैं। तो फिर इंटेंस वर्कआउट एक उस तरह का होता है और एक इंटेंस वर्कआउट राममूर्ति वाला होता है। राममूर्ति व्यायाम में इंटेंस वर्कआउट का मतलब ये है कि जब हम वहाँ पर वर्कआउट करें तो फिर वहाँ पर हम निरंतर ताकत लगाएं, अधिक से अधिक ताकत लगाएं, विल पावर का यूज़ करें। जितनी हमारी मुट्ठियाँ टाइट हो सकती हैं उतनी मुट्ठियों को टाइट करें। तब आप देखोगे कि राममूर्ति व्यायाम हमको कितना अधिक बल देता है। बल तो देगा ही देगा, क्योंकि हम जिस व्यायाम में बल लगाते हैं उस व्यायाम से हमको बल मिलता ही मिलता है। हम जितनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके, जितनी विल पावर का प्रयोग करके अपनी मांसपेशियों को टाइट करते जाते हैं, तो फिर इन मांसपेशियों के एक एक जो रेशा है, जो पतले से पतला रेशा है, वह भी प्रभावित हो जाता है। और जब वह प्रभावित हो जाता है तो फिर वह अतुलित शक्तिशाली बनता है। हम यदि किसी वजन को उठा रहे हैं तो फिर उसमें हमारा सिर्फ हाथ नहीं है जो उस वजन को उठा रहा है, बल्कि हमारे हाथ में जो लाखों जो मांसपेशियां हैं और जो मांसपेशियों के जो तंतु हैं, वह सारे मिलकर उस वजन को उठाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंटेंस वर्कआउट जब हम करते हैं तो फिर हमारी सारी मांसपेशियाँ उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और सारी मांसपेशियाँ उसमें इन्वॉल्व हो, इसके लिए हमको राममूर्ति का ये जो दंड है और राममूर्ति का ये जो बैठक है, इसको करना चाहिए। आगे पुस्तक में बताया गया है कि इसके 14 दिन बाद, यानी कि 21 नवंबर 1890 में उन्होंने 109 पाउंड को 27 बार उठाया था। इसके 14 दिन बाद, यानी कि 5 दिसंबर को उन्होंने 490 पाउंड की मिडल फिंगर लिफ्ट भी करी थी। यह जो रिकॉर्ड है यह जॉर्ज एफ जॉबर्ट ने बताया है, जिसमें उन्होंने 5 दिसंबर को 490 पाउंड की मिडल फिंगर लिफ्ट करी थी, यानी कि उन्होंने अपनी बीच की उंगली से 490 पाउंड को उठाया था।
यह उनकी ताकत का शुरुआती अभ्यास है, जहां पर उन्होंने अभी सिर्फ 490 पाउंड वजन को उठाया है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि वह अपनी मिडल फिंगर को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना लेते हैं, जिस वजह से उनका ये जो 490 पाउंड वाला जो रिकॉर्ड है यह टूट जाएगा और वह एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर देंगे। तो इस तरह से जो लुइस सार थे वह अतुलित शक्तिशाली थे, वह निरंतर अभ्यास के द्वारा अतुलित शक्तिशाली भी बनते जा रहे थे। फिर कुछ समय और आगे बढ़ा और उन्होंने क्या किया कि 1891 में उनका एक मुकाबला हुआ, और जो मुकाबला था वह लुइस सायर और सेबेस्टियन मिलर के बीच हुआ था। ये जो सेबेस्टियन मिलर नाम का जो व्यक्ति है यह काफ़ी शक्तिशाली पुरुष था, और जो इसके प्रशंसक थे वह ऐसा कहते थे कि लुइस सायर शायद ही इस शक्तिशाली पुरुष को हरा सके। लेकिन लुइस सायर तो चाहते ही यही थे कि मैं अतुलित शक्तिशाली बनूं और ताकतवर बनते बनते जितने भी दुनिया के शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन हैं, जो अपने आप को स्ट्रॉन्गमैन कहते हैं, मैं उनके साथ मुकाबला करूं। तो फिर जो लुइस सायर हैं इनका मुकाबला सेबेस्टियन मिलर के साथ होता है, और ये जो मुकाबला था यह 1891 में हुआ था, जिसमें लुइस सायर ने 3199 पाउंड की बैकलिफ्ट करी थी। 3199 पाउंड की बैकलिफ्ट का मतलब ये है कि उन्होंने 1451 किलो भारी वजन को अपनी पीठ के बल से ही उठाया था। और वहीं 2400 पाउंड की बैकलिफ्ट सेबेस्टियन मिलर ने करी थी, यानी कि 1088 किलो सेबेस्टियन मिलर ने उठाया था। कहाँ लुइस सायर 1491 उन्होंने वजन उठाया और यहाँ पर सेबेस्टियन मिलर ने सिर्फ 1088 किलो वजन उठाया था। तो फिर इस बात से तो यही निकल कर आता है कि यहाँ पर लुइस सायर जो थे उनकी विजय हुई थी, और जो मिलर नाम का जो अन्य शक्तिशाली पुरुष था वह हार गया था। वह अपनी क्षमता को इतना अधिक बढ़ा ही नहीं पाया कि वह लुइस सायर को बैकलिफ्ट के मुकाबले में हरा सके। बैकलिफ्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें ये होता है कि हम अपनी जो पीठ है उस पर एक भारी तख्ता रखवा लेते हैं और उस तख्ते पर हम भारी वजन भी रखवा सकते हैं। वजन के स्थान पर हम व्यक्तियों को भी उठवा सकते हैं। तो फिर बैकलिफ्ट में हम अपनी जो पीठ है, पीठ के बल से उस वजन को जमीन से कुछ इंच ऊपर तक उठाने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास में हम अपने जो दोनों हाथ हैं उसको ज़मीन पर रखते हैं, और हम अपने ज़मीन से दोनों हाथों से ताकत लगाते हैं, और जो पैर हैं पैर से तो ताकत लगाते ही लगाते हैं। जब हम हाथ और पैर दोनों से ताकत लगाते हैं और जो फिर हमारी पीठ के ऊपर जो रखा हुआ वजन होता है वह ऊपर की तरफ उठने लगता है, और जब व्यक्ति इसको उठा देता है तो फिर वह एक नया रिकॉर्ड खड़ा कर देता है। तो इसी तरह से लुइस सायर और जो सेबेस्टियन मिलर था, इन दोनों का मुकाबला हुआ था, जिसमें लुइस सायर की विजय हुई थी। उन्होंने 1451 किलो भारी वजन को अपनी पीठ के बल से ही उठाकर दिखाया था। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो लुइस सायर थे वह सच में अतुलित शक्तिशाली व्यक्ति थे। उस समय जो भी स्ट्रॉन्गमैन था कोई भी लुइस सायर की बराबरी कर नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा अतुलित बल प्राप्त कर लिया था, और वह निरंतर बल भी प्राप्त करते जा रहे थे। आगे आने वाले समय में हम लुइस सायर के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे, किन किन व्यक्तियों के साथ उनका शक्तिशाली बल प्रदर्शन हुआ, हम ये सारी चीज़ें जानेंगे।